हिंदी फिल्मों में खलनायक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर फिल्मों में खलनायक ना हो तो नायक की कोई महत्ता ही न रहे। खलनायक ना हो तो हिंदी फिल्मों में ट्विस्ट कैसे आएंगे, कैसे उसमें रोमांच पैदा होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि फिल्म में खलनायक का किरदार इतना प्रभावी हो जाता है कि उसके सामने नायक भी बौना लगने लगता है। खलनायकों के संवाद लोगों के जेहन में इतना चढ़ जाते हैं कि उन्हें वर्षों तक याद रखा जाता है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में आज तक एक से बड़े एक खलनायकों से हम सब रूबरू होते रहे हैं, फिर चाहे वो गब्बर सिंह हो, शाकाल हो या फिर मोगैम्बो हो। पर 90 के दशक में कुछ ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में खलनायकों की परिभाषा ही बदल दी। जो इस बदलती लहर के अनुसार खुद को ढाल पाया वो फिल्मों में बना रहा, पर अधिकतर स्थापित खलनायक या तो इस धारा में बह गए या उन्होंने अपना रुख ही बदल लिया। इस चलन को लाने वाली एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म रही साल 1993 की डर। फिल्म डर के नायक यूं तो सनी देओल थे, पर शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस फिल्म को सनी देओल की फिल्म के तौर पर याद करता हो। अगर ये फिल्म किसी के लिए याद रखी जाती है तो वो है शाहरुख खान। हमारी फिल्मों में खलनायकों को अक्सर क्रूर, वहशी या दरिंदा दिखाया जाता था। वो बुरे व्यक्ति थे, वो गुंडे थे, स्मगलर थे, देशद्रोही थे, आतंकवादी भी थे। पर डर फिल्म में शाहरुख खान का किरदार एक साइकोटिक चरित्र था, मानसिक रूप से असंतुलित था, दीवानगी की हद तक पागल था। एक ऐसा आदमी जो अन्य खलनायकों की तरह शारीरिक तौर पर बलवान नहीं था, न वो खुद लड़ सकता था और न ही उसके पास लड़ने के लिए लोगों की फौज थी। न वो सूट बूट पहनने वाला करोड़पति डॉन था, न ही गली का सड़क छाप गुंडा। डर फिल्म का खलनायक फिल्मी खलनायकों की परिभाषा को तोड़ता है। वो हीरोइन के साथ बर्फीली पहाड़ियों में रोमांटिक गीत गाता है तथा उसकी एक इमोशनल कहानी भी है। देखा जाए तो फिल्म में उसका रोल नायक से बड़ा है। लोगों ने इस किरदार को सर आंखों पर यह जानते हुए भी बिठाया कि वो खूनी है, पागल है, सब कुछ गलत भी करता है। सच तो यह है कि इतनी बुराइयों के बावजूद भी दर्शक उसे मरते हुए देखना नहीं चाहते। गौरतलब है कि शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती कुछ फिल्मों से ही सिनेमा के कई मापदंड बदल दिए। इसी साल आई फिल्म बाजीगर में उन्होंने नायक होते हुए भी खलनायकों वाले सारे काम किए और डर में वो खलनायक होते हुए भी नायक पर हावी रहे। देखा जाए तो फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत भी उन्हीं पर फिल्माए गए थे। इसके अगले साल आई उनकी एक अन्य फिल्म अंजाम में भी उन्होंने यही परिपाटी दोहराई, जहां खलनायक होते हुए भी उन पर रोमांटिक गीत फिल्माए गए और वो नायक पर हावी रहे। उनके इन किरदारों ने दर्शकों को तो कुछ नया मनोरंजन दिया, पर इससे कई स्थापित खलनायकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मशहूर खलनायक रजा मुराद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शाहरुख खान के आने से उन्हें काम मिलना कम हो गया था। इसके दो कारण थे और दोनों कारण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। पहली बात तो ये कि शाहरुख खान ने डर, बाजीगर और अंजाम जैसी फिल्मों में जिस तरह के नकारात्मक किरदार निभाए, इससे पहले हिंदी फिल्मों के नायक अक्सर ऐसे किरदार करने से बचते थे। पर साल 1993 में दो अभिनेताओं ने नकारात्मक किरदार निभाकर इस परिपाटी को तोड़ दिया। जहां शाहरुख खान ने डर और बाजीगर में नकारात्मक किरदार निभाए थे, वहीं संजय दत्त भी खलनायक सरीखी चरित्र को इसी नाम के एक फिल्म में निभाया था। इसी फिल्म से एक और चलन शुरू हुआ जहां पर अभिनेता एंटी हीरो होने लगे। वो अपने किरदारों के साथ प्रयोग करने लगे। अगले कुछ सालों के फिल्म फेयर पुरस्कारों पर नजर डाले तो हम यह जान पाते हैं कि
1994 में शाहरुख खान, 1995 में मिथुन चक्रवर्ती, 1996 में अरबाज खान, 1997 में काजोल, 2000 में सुनील शेट्टी और 2001 में अक्षय कुमार जैसे कई नायक नायिकाओं ने खलनायकी के पुरस्कार जीते। मतलब नायक, खलनायक, कॉमेडियन, चरित्र अभिनेता आदि सारे अंतर 90 के दशक में धूमिल पड़ने लगे। शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे अभिनेता खलनायक बनने लगे और गोविंदा जैसे अभिनेता कॉमेडियन के रूप में उभरने लगे। ऐसे में फिल्मों के स्थापित खलनायकों को चरित्र अभिनेता की भूमिकाएं मिलने लगी। अमरीश पुरी ने तो 90 के दशक के शुरुआत से ही मुस्कुराहट और गर्दिश जैसी फिल्मों में सकारात्मक भूमिकाएं लेनी शुरू कर दी थी। ये बात अलग है कि सभी मशहूर खलनायकों में बस वो ही रहे जिनकी साख अंत तक बनी रही, पर प्रेम चोपड़ा, प्राण, डैनी डेंगजोंगपा और रजा मुराद जैसे खलनायक धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं की ओर जाने लगे। दूसरी बात ये हुई कि वो शाहरुख खान जिन्होंने एंटी हीरो के विचार को लोकप्रिय बनाया, उन्होंने ही जब खुद को लवर बॉय के इमेज में ढाला तो ऐसी फिल्मों ने जन्म लिया जिनमें खलनायकों की गुंजाइश ही नहीं थी। रजा मुराद बताते हैं कि तीनों खान और विशेष करके शाहरुख खान इस तरह की फिल्में करने लगे जिनमें खलनायकों की जरूरत ही नहीं थी। फिर चाहे वो फिल्म हो सन 1994 की कभी हाँ कभी ना, 1995 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1997 की दिल तो पागल है, 1998 की कुछ कुछ होता है आदि, इनमें से किसी भी फिल्म में कोई खलनायक नहीं था। तीनों खानों ने हिंदी सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों का दौर वापस लाने में मदद की जिनमें नाम मात्र की हिंसा होती थी, साथ ही साफ सुथरा मनोरंजन भी पेश करती थी। 1994 से 99 तक लगभग हर साल की सबसे कमाऊ फिल्में या तो रोमांटिक फिल्में थी या फिर फैमिली ड्रामा, और यही प्रक्रिया 21वीं सदी में भी जारी रही। जाहिर है कि ऐसी फिल्मों में विलेन की जगह बनाना बड़ा ही मुश्किल था, और यही कारण है कि कई खलनायकों को या तो काम मिलना कम हो गया या वो चरित्र भूमिकाओं में नजर आने लगे। इस तरह से हम देख पाते हैं कि शाहरुख खान की फिल्मों ने एक नए विमर्श को जन्म दिया। इनमें से कई फिल्मों का शायद आज भी मजाक उड़ाया जाता है, पर ये फिल्में उस समय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव थी जब हमारा सिनेमा स्मगलिंग, रेप, मारधाड़ और हिंसा से ओत-प्रोत नजर आता था। ऐसे में इन फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को वो ऊर्जा दी जिससे सिनेमा खुद को मुश्किल दौर में भी जिंदा रख पाया। तो ये थी शाहरुख खान और बॉलीवुड फिल्मों के खलनायकों पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।